वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ फिलीपींस। द फिलीपींस लगभग 7,000 द्वीपों का समूह, जिनका नाम राजा चार्ल्स फिफ्थ के बेटे और स्पेनिश राजकुमार फिलिप के नाम पर रखा गया था, मिलकर फिलीपींस बना। ईस्ट इंडीज की तरह फिलीपींस ने भी 16वीं सदी से ही यूरोपीय शासन का अनुभव किया था। स्पेनिश उपनिवेशीकरण की शुरुआत फरवरी 1565 में मिगुएल लोपेज डी लेगाजपी के अभियान के साथ हुई। इसके बाद स्पेन ने 300 से भी ज्यादा सालों तक फिलीपींस पर राज किया और वहां की स्थानीय आबादी पर अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म थोप दिया। फिलीपींस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना दूसरी जगहों के मुकाबले कहीं पहले ही जागृत हो गई थी। कैविटे विद्रोह 20 जनवरी 1872, जिसमें कैविटे शस्त्रागार के 200 फिलिपीनी सैनिक और मजदूर शामिल थे, को जिस क्रूरता के साथ कुचला गया, उस घटना ने राष्ट्रवाद के उद्देश्य को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। कई फिलिपीनी बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक संक्षिप्त मुकदमे के बाद 3 पादरियों, जोस बारगोस, जैसिंटो जमोरा और मरियानो गोमेज, को सरेआम फांसी दे दी गई, जिसके बाद वे शहीद कहलाए। अमेरिका और स्पेन के बीच क्यूबा में अमेरिका की दिलचस्पी को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे बढ़कर स्पेनिश अमेरिकी युद्ध में बदल गया। अंदरूनी तौर पर बढ़ते दबाव को देखते हुए स्पेन ने पहले ही क्यूबा को सीमित स्वशासन के अधिकार देने का फैसला कर लिया था, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने मांग की कि स्पेन की सेना को तुरंत उस द्वीप से हटा दिया जाए। कांग्रेस ने सेना को हटाने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। जब स्पेन ने टालमटोल की तो अमेरिका ने 25 अप्रैल 1898 को युद्ध की घोषणा कर दी। स्पेन ने अमेरिका जैसी शक्तिशाली ताकत के साथ दूर के युद्ध के लिए न तो अपनी थल सेना तैयार की थी और न ही नौसेना, इसीलिए अमेरिका के लिए यह एक आसान जीत थी। पेरिस की संधि, जिस पर 10 दिसंबर 1898 को हस्ताक्षर हुए थे, के तहत स्पेन ने क्यूबा पर अपना सारा दावा छोड़ दिया। गुआम और प्यूर्टो रिको अमेरिका को सौंप दिया और फिलीपींस पर अपनी संप्रभुता अमेरिका को हस्तांतरित कर दी। ये तस्वीर एमिलियो एग्ुइनाल्डो की है और दूसरी तस्वीर मैनुअल एल क्यूजॉन की है। एग्ुइनाल्डो और कैविटे के अन्य विद्रोहियों ने स्पेनिश सेना से लड़ते हुए कई लड़ाइयों में बड़ी जीत हासिल की और स्पेनिश लोगों को बाहर खदेड़ दिया। 28 मई 1898 को एग्ुइनाल्डो ने लगभग 18,000 सैनिकों की एक टुकड़ी इकट्ठा की और एलेपन एम्यूज कैविटे में एक छोटी स्पेनिश टुकड़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एलेपन में जीत के बाद एग्ुइनाल्डो ने पहली बार फिलीपीन का झंडा फहराया और इसे कैविटे न्यूवो, आज का कैविटे सिटी, में टेट्रो
कैविटेनो पर फिलीपीन के क्रांतिकारियों और 300 से अधिक बंदी बनाए गए स्पेनिश सैनिकों के सामने फहराया। मेलोलोज संविधान की घोषणा के साथ एमिलियो एगुइनाल्डो को नए गणराज्य का पहला राष्ट्रपति चुना गया। फिलीपीन गणराज्य तब तक कायम रहा जब तक 23 मार्च 1901 को अमेरिकी सेनाओं द्वारा एमिलियो एगुइनाल्डो को बंदी नहीं बना लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम गणराज्य भंग हो गया। फिलीपींस के राष्ट्रवादियों को लगा कि अमेरिका के लिए मुख्य मुद्दा क्यूबा है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि उन्होंने बस एक मालिक को दूसरे से बदल लिया है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के नतीजे से निराश होकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। अमेरिकी सरकार के प्रति राष्ट्रवादी विरोध को अमेरिका में मौजूद एक लॉबी को बढ़ावा मिला और इसीलिए सरकार ने जल्द से जल्द प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की जरूरत महसूस की। अमेरिकी शासन 1902 के दौर में ज्यादातर प्राथमिक उपनिवेशिक संस्थाएं मजबूती से स्थापित हो गई। अंग्रेजी भाषा पर आधारित शिक्षा प्रणाली, परीक्षा पर आधारित सिविल सेवा, प्रांतीय अदालतों वाली एक न्यायिक प्रणाली, चुनाव पर आधारित नगरपालिका और प्रांतीय सरकारों की प्रणाली और अंत में एक चुनी हुई राष्ट्रीय विधायिका 80 सदस्यों वाली असेंबली के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी को बहुमत मिला। हालांकि राष्ट्रवादी पार्टी ने स्वशासन की मांग जारी रखी। पार्टी के नेता क्यूजोन ने कहा, हमें स्वर्ग में दूसरों के शासन में रहने के बजाय नरक में खुद पर शासन करना ज्यादा पसंद होगा। 1930 के दशक में आर्थिक मंदी के वर्षों के दौरान वामपंथी विद्रोह की गंभीर घटनाएं हुई। 1930 में स्थापित पार्टिडो कम्युनिस्टा एनजी फिलिपिनाज पीकेपी को अमेरिकी औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर भी कम्युनिस्ट दबाव ने संयुक्त राज्य सरकार को आंतरिक स्वशासन के लिए सहमत होने पर विवश कर दिया। The Partido Comunista Ng Filipinas, the Communist Party of the Philippines and the Hug Rebellion। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन पार्टिडो कम्युनिस्टा एनजी फिलिपिनाज के बाद में अपनी कानूनी मान्यता फिर से हासिल कर ली और हुक्बा लहाप जापानी आक्रमण के खिलाफ लोगों की सेना की कमान संभाली। हुक्बा लहाप एक मजबूत गुरिल्ला संगठन था और जब अमेरिकी सेनाएं वापस लौटी और उन्होंने फिलीपींस पर फिर से कब्जा कर लिया, तो पीकेपी और कम्युनिस्ट किसानों, जिन्हें हुक्स कहा जाता था, ने खुद को अपने ही सहयोगियों के हमलों का शिकार पाया, जिन्हें वे युद्ध के समय अपना साथी मानते थे। सरकारी सेनाओं ने हुक प्रभावित इलाकों पर बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप पीकेपी ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। शुरुआत में उन्होंने इसे केवल अपनी रक्षा के लिए एक बचाव की रणनीति के तौर पर अपनाया था, लेकिन 1950 में पार्टी ने सत्ता पर कब्जा करने की एक रणनीति अपना ली। हालांकि 1950 के दशक के मध्य तक अमेरिकी मदद से फिलीपींस की सरकार ने हुक विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया था। 1934 में टाइडिंग्स मैकडफी एक्ट
फिलीपींस स्वतंत्रता एक्ट ने फिलीपींस के लोगों को सत्ता सौंपने के लिए 10 साल की अवधि तय की। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका फिलीपींस में अपने सैन्य अड्डे बनाए रख सकता था और विदेश नीति को नियंत्रित कर सकता था। इस एक्ट को 1935 में एक जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1935 से 1941 तक क्यूज़ोन फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे। पर्ल हार्बर पर हमले के तुरंत बाद जापान ने फिलीपींस पर हमला कर दिया। जापान द्वारा फिलीपींस पर कब्जे को अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे बुरी सैन्य हार माना जाता है। लगभग 23,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए या बंदी बना लिए गए, जबकि मारे गए या बंदी बनाए गए फिलीपींस के सैनिकों की कुल संख्या लगभग 1 लाख थी। जापान का हमला खत्म करने के बाद यूएसए ने एक्ट में दिए अपने वादे को पूरा किया। अप्रैल 1946 में चुनाव हुए और 4 जुलाई को फिलीपींस आजाद हो गया। यूएसए ने फिलीपींस छोड़ दिया, लेकिन 1946 और 1954 के बीच हुक्स के खिलाफ मिलिट्री ट्रेनिंग और फाइनेंशियल मदद दी। इस पूरे समय में यह देश यूएसए के सबसे वफादार साथियों में से एक था। यह देश 1954 में यूएस के दबदबे वाले साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो में शामिल होने वाले सिर्फ 3 एशियाई देशों में से एक था। धन्यवाद।